है वो समराइज कर लेते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। रादर पहले 6 सवाल करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और फिर वापस जो है नेक्स्ट 6 को जो है 2-3 स्लाइड्स बाद रिविजिट करूंगा क्योंकि पूरा करा नहीं था हमने। सो आई थिंक पहला क्वेश्चन जो है वो आसान है, इसका जवाब आप बना सकते हो। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? ये हो गया थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1। अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। Yes. Under section 25 subsection 4 of the CGST act, when does a business become a distinct person? कदों distinct person कहलाएगा? सर बी ऑप्शन आएगा, मल्टीपल जीएसटी नंबर सर। When it has multiple PANs, when it has multiple GST registrations, B option आएगा। Very good. When it Yes. operates in more than one country, वो गलत हो गया। When it issues multiple invoices, ना अभी गलत हो गया। our business multiple invoices issue करता है। So B is the right answer। ठीक है जी, perfect है एकदम। बस So B is the right answer. A stock transfer from a factory in one state to warehouse in another state. PAN number same है, factory जेडी है एक state which है and warehouse is in another state. Means godown जो है वो दूसरे state में है. It is treated as, not treated as a supply. Is it treated as an exempt supply? Is it treated as a taxable supply under GST or is it a composite supply? इन चारों में से क्या जवाब होगा इसका? सी ऑप्शन सर। वेरी सर गुड, सी ऑप्शन आएगा। सी Yes, ऑप्शन, C बिल्कुल option. सही, बिल्कुल सही गाइस, प्राउड ऑफ यू। आपने जो है वो अच्छे से समझा है। Which of the following is considered a supply of services under Schedule 2? Schedule 2 में ये कौन सी सर्विसेज हैं जो सप्लाई मानी जाती हैं? फर्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सेकंड इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल सर प्रॉपर्टी, डी ऑप्शन आएगा। Sir, B option. सेल ऑफ लैंड या परमानेंट ट्रांसफर ऑफ IPR। Sir, डी कहने वाले कौन है भाई साहब? renting of immovable property. Renting of immovable. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर। क्योंकि जो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ IPR है ये तो माना जाता है इट्स ए केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स, वो ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाता है, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ना होके सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। परमानेंट की जगह अगर टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ IPR हो तो वो सर्विसेज होता है। ठीक है जी। यस सर, यस सर, यस। रेंटिंग ऑफ अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस इज सर एग्जाम्प्ट सप्लाई, बी वेरी ऑप्शन। गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, इट्स नो बी आएगा सर। बी फॉर बॉम्बे, एग्जेम्प्ट सप्लाई है बच्चा। यस। Which activity is listed in Schedule 3? Schedule 3 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव लिस्ट जो होती है कि ना तो वो सप्लाई है ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इट्स नीदर। तो इसमें कौन Sir, सा B आएगा? option. सर बी ऑप्शन आएगा, सर्विस Sir, बाय B एम्प्लॉयर option. टू। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू Sir, B एम्प्लॉयर है। ठीक है जी, परफेक्ट है। ये आपका बी ऑप्शन आएगा क्योंकि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सर्विसेज होती है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी सर्विसेज होता है, जॉब वर्क भी सर्विसेज होता है, तीनों ही सर्विसेज हैं। A flight ticket included a meal is an example of mixed supply, composite supply, कॉम्पोजिट सप्लाई सर। B option. perfect बी है, it's ऑप्शन a आएगा case of सर। composite supply, B option। ठीक है जी, I think good। आप जो है क्लास में अटेंटिव तो है ही है। थोड़े से अब हम टेस्ट्स वगैरह की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, we will take some tests also। तो आपने जो अभी तक पढ़ाई करी है बच्चे उसे अच्छे से पढ़ लो, और आपने जो पढ़ाई करनी है शुरुआत चाहे आप मेरी प्रेजेंटेशन से करिए, बट आपने बुक पढ़नी है। प्रेजेंटेशन पढ़ाने का मतलब यहाँ अब आप सीनियर हो चुके हो, मान के चलो, बच्चे नहीं रहे, कॉलेज से ऊपर हो गए हो जब ये प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहे हो। तो प्रोफेशनल कोर्स में आपको जो टीचर है ना वो एक बड़ी लिमिटेशन तक पढ़ाता है। कॉलेज में तो फिर
50% 60% के कोर्स के करीब जो है वो एक कॉलेज प्रोफेसर कवर कराता है। मतलब वो भी कुछ एक यूनिवर्सिटीज में, पंजाब में तो शायद पूरा ही करा देता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह आ जाओगे तो 50-60% कवर होता है, बस इससे ज्यादा नहीं होता है। बट सीएमए सीए टाइप्स के कोर्स में 25-30% की कवरेज टीचर कराता है, बाकी कवरेज आपको खुद करनी होती है। तो आपको जो है मेरे नोट्स तक, नोट्स से शुरू होना है, यहाँ आपका काम खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट लेवल जो आपका है, यहाँ से आपको जो है एपिटाइट मिल गया, आपको एक बेसिक डायरेक्शन मिल गई, आपके जो मुश्किल वाले सवाल थे वो मैंने कवर कर दिए। अब आपको जो चीजें पढ़ के समझनी है वो खुद पढ़नी है, जो मेरे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज्यादा डिटेल्ड होएगा। तो आपने अपनी बुक रेफर करनी है हमेशा, नोट्स से शुरुआत होनी है सिर्फ, उसके बाद आपने अपनी बुक पढ़नी है, मजा आएगा बुक पढ़ के, और ज्यादा आनंद आएगा। उसके ऊपर आप मेरे से डिस्कशन कभी भी कर सकते हो, यू कैन लाइक इवन राइट ए टेक्स्ट टू मी। मैं जिस टाइम खाली टाइम मेरे पास होता है मैं वापस से रिवर्ट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है जी। तो आपने बुक पढ़नी है अपनी जरूर, मतलब जो मैं आपके रिटन टेस्ट लूंगा उसमें आप मान के चलो कि जो मैं आप खुद पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा जो आपकी बुक में है उससे रिलेटेड सवाल भी पूछूं। नाउ हम पिछली स्लाइड जो कर रहे थे कल तक वो ये वाली थी, व्हाट इज कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में हमने जो है ये कवर कर लिया था कि द टर्नओवर लिमिट फॉर जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम इज 75 लाख इन फॉलोइंग स्टेट्स which are designated as special category states under GST law। ये सब हमने कवर कर लिया था। Now we come on to the bigger part of it। इसमें और क्या चीजें हैं हमें कॉम्पोजिशन स्कीम में वो बात कर रहे हैं। इसमें हम कुछ एक तरह के बिजनेसेस होंगे जो आपके एलिजिबल नहीं होंगे अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। आपका व्यापार छोटा है मगर आप उस टाइप्स के व्यापार में हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। अगर आप वो चीजें बेच रहे हैं जो जीएसटी के अंदर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन करानी ही नहीं होती, मीन वो सप्लाई जीएसटी के अंदर आती ही नहीं। जैसे आप अगर लिकर ट्रेडर हैं, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो आप कभी भी कॉम्पोजिशन स्कीम में जो है रजिस्टर करा ही नहीं सकते। आपको स्टेट सेल्स टैक्स के अंदर, स्टेट वैट के अंदर ही रजिस्टर कराना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं कि जी मेरी टर्नओवर जो है वो 75 लाख ही रहेगी या 1.5 करोड़ ही रहेगी। इस वजह से आप अगर लिकर बेचते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में नहीं होगी, ध्यान रखना। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाईज में हैं, एक स्टेट से आपकी इनवॉइसिंग दूसरी स्टेट में होती है, तो बच्चे आप जो है कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही करानी पड़ेगी। जैसे अगर आपकी टर्नओवर अगर 40 लाख रुपए से भी कम होती है तब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, यानी कि आप बड़े डीलर हो। बड़े डीलर हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी ही पड़ेगी। अगर आप जो है सप्लाई कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे हमने वो बात करी थी कि अगर कोई जो है वो अर्बन कंपनी के साथ अटैच्ड है, एसी की सर्विस करता है और अर्बन कंपनी उसको कस्टमर देती है, आपको अपने एसी की सर्विस करानी है, आप अर्बन कंपनी को जो है वो उसकी ऐप यूज करते हो, और मैं जो है एसी की सर्विस करता हूँ, मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ, लैच्ड इन हूँ, और मैं जो है कहूं कि मैं कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में रजिस्टर करा लूं, तो मेरे को परमिटेड नहीं है। अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेट हो रहा हूं तो मेरी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर। मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं करा सकता, या तो मैं रजिस्टर ना कराऊं और या मैं रजिस्टर कराऊं। अगर मैं रजिस्टर कराऊंगा तो फिर मैं ई कॉम ऑपरेटर में जो है वो सीधा का सीधा जीएसटी चार्ज कर लूंगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी चार्ज बीच में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जो है मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ, जैसे 99% केसेस में नहीं होता है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो मेरे बिहाफ पे जीएसटी लेके जमा कराएगा, मगर कस्टमर को जीएसटी पे करना पड़ेगा। मैं एक टैक्सी ऑपरेटर हो सकता हूँ, मैं एक होटल ऑपरेटर हो सकता हूँ। होटल ऑपरेटर जो है अगर मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ हूँ तो मैं डायरेक्ट जीएसटी कलेक्ट करके पे करूंगा। अगर जो है मैं होटल ऑपरेटर ऐसा हूँ कि छोटा ऑपरेटर हूँ, मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की जरूरत है, मैं 40 लाख से कम वाला हूँ, 20 लाख से कम वाला हूँ, तो
ई कॉमर्स ऑपरेटर कराए, ठीक है ना। तो मगर मैं कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर रजिस्टर करा के कहूं कि 1% का बेनिफिट सिर्फ जो है वो जीएसटी को दे दूं, वो परमिटेड नहीं। आर ए मैन्युफैक्चरर ऑफ सर्टेन गुड्स। अब मैं यहाँ जो है ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप जो है मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर की बात नहीं हो रही, आपकी दुकान नहीं है, आप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आप आइसक्रीम बना रहे हैं, आप टोबैको प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मींस सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, ये सब पान मसाला जिसमें तंबाकू डलता है, या आप सोडा वाटर वाली बॉटल्स बना रहे हो, जैसे आपकी सोडा वाटर वाली बॉटल्स की अगर हम बात करें तो ये जीरे वाला एक ड्रिंक का आता है ना, ये पंजाब से ही बनता है, या कोका कोला, कैंपा कोला जैसे मैन्युफैक्चरर हो, या जो आपका कोई भी आपके सोडे वाली बोतल बना के आप बेच रहे हो, तो ये तीनों प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिसमें सोडा डाला हुआ है या तंबाकू है या आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है, तो उस केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करानी ही करानी पड़ेगी। आप कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर जो है रजिस्टर करा के अपना बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या थी जो है कंपोजिशन लेवी स्कीम की? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना है, जितना भी आपने मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदा है या जितना भी आपने ट्रेडिंग करने के लिए सामान खरीदा है, उसके ऊपर जीएसटी बच्चे आपने तो पे किया है एज ए डीलर, एज ए परचेजर, उसके ऊपर जीएसटी आप पे कर चुके हो, मगर वो जो जीएसटी है दैट इज पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ओनली। आप उस कॉस्ट को, उस जीएसटी को किसी और से रिकवर नहीं कर रहे हो आगे माल बेच के। मीन्स आपने अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, साथ में उसके 12 रुपए का जीएसटी पे किया, आपकी टोटल कॉस्ट 112 रुपए मानी जाएगी। आपने ये प्रोडक्ट जो है अगर मार्केट में 130 रुपए का बेच दिया, सेल कर दिया, तो इस 130 रुपए माइनस 112 मीन्स आपका प्रॉफिट 18 रुपए ही है। अब ये प्रॉफिट 130 के बाद भी 18 नहीं है, क्योंकि इस 130 रुपए में 1% का जीएसटी आपने पे करना है। आप अगर एक नॉर्मल ट्रेडर हो तो 130 रुपए में 1% जीएसटी गया तो 1 रुपए 30 पैसे जो है वो जो है कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में जीएसटी चला जाएगा आपका इस 130 रुपए में से। तो आपका प्रॉफिट जो है वो घट के 16 रुपए 70 पैसे ही रह जाएगा इस 18 रुपए में से। तो ये 12 रुपए ये जीएसटी के भी आपकी कॉस्टिंग में गए और ये 1 रुपए 30 पैसे भी आपकी कॉस्टिंग में से ही गए हैं। आप अगर ये प्रोडक्ट जो है मींस आप अब जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, तो आप इसको 130 प्लस जीएसटी में लीगली बेच सकते हो। ये हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में ये तब भी 130 का ही बिके, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप 130 प्लस जीएसटी में बेच सकते हो, क्योंकि मार्केट में तो जिस रेट पे बायर खरीदना चाहता है उसी रेट पे प्रोडक्ट बिकेगा ना। अगर आप 130 प्लस जीएसटी मीन से 145 रुपए का बेचने जा रहे हो और पड़ोस वाली दुकान वाला 130 में ही बेच रहा है, तो इस दुकान पे कस्टमर ही नहीं चढ़ेगा जो 145 की बेचने की कोशिश कर रहा है, तो वो वापस 130 पे ही आएगा। फिर उसको बेनिफिट जो मिलना है वो जो जो इसने 12 रुपए का जीएसटी पे किया है इसका ले लेगा, तो इसकी कॉस्टिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सारा समीकरण, ये सारा मैथमेटिक्स आपके दिमाग में धीरे धीरे बनना चाहिए। आज उसका बीज डला है, 2-1 दिन में आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर मेरे रिकलेक्ट करोगे तो चीजें कम आ रही हैं, इस वीडियो को देख सकते हो, मोस्ट लाइकली अपलोड हो ही जाएगी। सो नेक्स्ट जो है दैट इज कि वन पैन वन स्कीम। किसी एक पैन नंबर के ऊपर या तो वो कंपोजिशन लेवी स्कीम में ही रजिस्टर होगा, या वो किसी एक रजिस्ट्रेशन पे भी जो है वो सीएलएस नहीं ले सकता है। या तो सब जगह कंपोजिशन लेवी स्कीम होगी, मींस ये बंदा कहे कि मैं जी एक पैन है मेरे पास, उसमें से एक स्टेट में मींस पंजाब में तो सीएलएस कर लेता हूँ और हिमाचल में बिना सीएलएस के कर लूंगा, नहीं परमिटेड होगा। या पंजाब में ही 2 रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ, एक सीएलएस के साथ ले लेता हूँ, एक विदाउट सीएलएस ले सकता हूँ, नो इट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड। all business registered under the same PAN must opt for composition scheme if one of them does। अगर एक जगह पे CLS है तो सब जगह CLS होगा। You cannot enjoy both of the worlds, means दोनों जहां के मजे आपको नहीं लेने दिए जाएंगे। ठीक है जी, इज इट क्लियर? यस सर। Yes. गुड गुड गुड।
सो नेक्स्ट जो है अपना पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया था लार्जली मींस, बट इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के लिए जो जीएसटी का रेट है कंपोजिशन लेवी स्कीम में, दैट इज टर्नओवर, टोटल टर्नओवर का 1%। आपने रिकवर नहीं करना, जो आपकी टोटल टर्नओवर है उसका 1% सरकार को जमा कर देना है जीएसटी के रूप में। रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग एल्कोहल, अगर एल्कोहल बेच रहे हैं तो एल्कोहल के ऊपर जो रेट है टैक्स का वो अलग से देना पड़ेगा, वो जीएसटी नहीं होगा, दैट विल बी नॉन जीएसटी। तो एल्कोहल सर्विंग रेस्टोरेंट्स नॉर्मली दो बिल बनाते हैं, खाने का अलग बनाते हैं, लिकर का अलग बनाते हैं। तो रेस्टोरेंट्स जो सर्व एल्कोहल नहीं कर रहे हैं वो ही जो है खाली आपके 5% वाले सीएलएस में शामिल हो सकते हैं, तो उनको जितना भी वो सेल करेंगे उसका 5% सरकार को जमा कराना पड़ेगा। तो रेस्टोरेंट्स का जो है वो अच्छा होता है कि आप कंपोजिशन लेवी स्कीम में ना जमा करा के रादर आप नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लें। नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें, या जो नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो ये अपने कस्टमर से ये 5% रिकवर कर सकते हैं। जैसे किसी ने खाना खाया 100 रुपए का, ऊपर 5 रुपए टैक्स लेके उसका बिल ये 105 रुपए कर सकते हैं। बट अगर आप जो है वो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में है तो आपके 100 रुपए के खाने का बिल 100 रुपए ही रहेगा, या आपको जो है खाने का बिल ही 105 रुपए का दिखाना पड़ेगा कि 105 रुपए का खाना खाया है, और इसके ऊपर इस 105 रुपए के ऊपर 5% जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, या इस 100 रुपए के ऊपर 5% जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। मीन 100 रुपए के ऊपर अगर 5% जीएसटी करते हैं तो 5 रुपए हो जाता है, 105 रुपए पे 5% जीएसटी करते हैं तो फिर जो है दैट बिकम्स आई थिंक 5 रुपए 25 पैसे, ठीक है ना, वो 5 रुपए 25 पैसे का हो जाता है, तो 25 पैसे की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। जब आप कॉस्टिंग की बात करते हो तो यू विल बी बिकमिंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट। 25-25 पैसे जो है जब मल्टीप्लाई होंगे, अगर ये 1 मिलियन से मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 मिलियन जो है वो इतना हो जाता है, इंटू 0.25 करे तो ये जो है अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। ध्यान रखना है बेटा, तो इसलिए ये नहीं कि 25 पैसे हैं तो इग्नोर मार देने हैं, ये कॉस्टिंग में इस चीज का ध्यान रखना। सर्विस प्रोवाइडर के केस पे ये जो 5% है दिस बिकम्स 6% ऑफ टोटल टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है जी, आई थिंक दीज 3 रेट्स आर क्लियर। ये पैसे जो हैं ये आपने अपने कस्टमर से रिकवर नहीं करने हैं, आपको अपनी पॉकेट से देने हैं, आपको अपने रेवेन्यू में से देने हैं, दिस बिकम्स योर कॉस्ट। तो बेनिफिट्स क्या हुए अपने को कंपोजिशन लेवी स्कीम के, आपसे कोई बेनिफिट पूछे तो बस यही 3 पॉइंट्स हैं। पहले 3 जो ये 3 पॉइंट्स है क्या है, एक तो लो टैक्स बर्डन, इट्स अ फिक्स्ड लो रेट्स मेक टैक्स पेमेंट्स प्रेडिक्टेबल एंड इजी टू मैनेज मींस सिंपलिसिटी है। दुकान पे जो आम छोटी दुकान के ऊपर एक बनिया बैठा है, वो अगर इतनी मेहनत करेगा जीएसटी समझने में तो उसके बाद वो कहेगा यार मैंने दुकान नहीं चलानी, मैं जीएसटी का काम ही कर लेता हूँ, लोगों के लिए कर दूंगा। तो हर बंदा वो नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको जो है स्पेशल सर्टिफिकेशंस लेनी होती है। तो इसीलिए तो वो ये काम कर रहा है कि भाई नमक मिर्च तेल ये सब बेच लिया, उसके बाद अगर तुम उसे जीएसटी के पचड़ों में डाल रहे हो तो वो कह रहा है मुझे नहीं फंसना। फिर वो कहता है कि अच्छा 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए तक की सेल के ऊपर 1% ही जमा कराना मैं करा दूंगा, दैट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ईज। ठीक है जी, लेस कंप्लायंस है, क्योंकि कंप्लायंस के नाम पर अब आपको खाली जो है वो क्वार्टरली रिटर्न भरनी है जीएसटीआर 4 नाम से। जीएसटीआर 4 की एक रिटर्न भरनी है क्वार्टरली। ये जीएसटीआर की रिटर्न्स के सबके नंबर याद करने हैं, तो ये पहला नंबर आप याद कर लो बच्चे, जीएसटीआर 4 ये किसके लिए है, दिस इज अंडर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। ये हम जीएसटीआर 1 से शुरू करेंगे करना है इसको, और बड़ी जल्दी ही करेंगे, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। फिर एक ही इनको एनुअल रिटर्न भरनी है, दैट इज जीएसटीआर 9A। एक कॉपी बना लेंगे, उस पर जीएसटीआर की ये रिटर्न्स जो है इसके नंबर लिख लेंगे, लास्ट डे एक बार रट्टा मार के चले जाएंगे, कुछ आएगा तो वहां पर इसको वॉमिट आउट करके आ जाएंगे कि ये लो जी पकड़ो आपका। फिर जब बिजनेस में बैठेंगे तब ये सारी चीजें हमारे सामने ही होंगी। इट इज मच सिंपलर देन रेगुलर जीएसटी फाइलिंग। रेगुलर जीएसटी फाइलिंग जो है कॉम्प्लेक्स होती है, ये रिलेटिवली आसान होती है, छोटी छोटी सी रिपोर्ट्स होती है। नाउ सिंप्लीफाइड रिकॉर्ड कीपिंग, कोई रिकॉर्ड कीपिंग भी नहीं करनी पड़ती इसमें।
सिर्फ आपको जो है आपके सेल का अमाउंट पता होना चाहिए कि टोटल सेल कितनी करी है, वो आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपकी बचती है। ठीक है जी, आपको कोई कंप्यूटर नहीं लेना, कुछ नहीं करना, बस आपकी परचेज और आपकी सेल, इसका जो है आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितनी है, उस हिसाब से आप जमा करा देते हैं। कोई इसमें ज्यादा परेशान नहीं करता कोई भी डिपार्टमेंट आपको जीएसटी वाला, ये तुम्हारा वो रजिस्टर निकालो और वो वाला रजिस्टर निकालो, ऐसे कोई कुछ नहीं करता। Now, before we move on to time of supply of goods, time of supply of goods is very important, क्योंकि टाइम जो है आपका, वो एक कट ऑफ डेट्स है हमारी, जो जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है ना, या जो टैक्स हमने जमा कराना है, वो जैसे जून का जो है वो जुलाई में जमा होना है, जुलाई का अगस्त में जमा होना है। तो जो सेल हमने 30 जून को करी है, उसकी डिलीवरी किस दिन करी है, उस पे डिपेंडेंट होगा कि मेरी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है। मींस जैसे 30 जून को सेल करी मैंने, इनवॉइस बना दी, तो 30 जून इज द टाइम ऑफ सप्लाई, या मैंने डिलीवरी 1 जुलाई को करी है, उसको जिसको माल भेजा था उसको 1 जुलाई को मिला है, 1 जुलाई को मैंने निकाला ही अपने वेयर हाउस से, 1 जुलाई को है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? अगर टाइम ऑफ सप्लाई जून माना जाएगा तो इसकी जीएसटी की पेमेंट जुलाई के अंदर होनी है। अगर टाइम ऑफ सप्लाई जुलाई माना जाएगा तो फिर उसकी जीएसटी की पेमेंट अगस्त में होनी है। इस वजह से टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने दो तरह से जो है वो जीएसटी जमा कराना है, एक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे और दूसरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे। तो दोनों ही केसेस में अलग अलग रूल्स हैं, इसलिए वो रूल समझने भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द एंटायर निटिग्रिटी जो हम समझ रहे हैं जब हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। इसकी बेसिक चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, अब आप इसकी डिटेल्स समझ रहे हो, माइक्रो मैनेजमेंट समझ रहे हो, क्योंकि आपने आगे व्यापारियों को जो है उनसे बिजनेस कैसे किया जाता है, उन्होंने आगे टैक्स कैसे जमा कराना है, ये आपने समझाना है। इट्स चैप्टर ऑफ कंप्लायंस, और कंप्लायंसेस अगर कोई गलत करेगा तो पेनल्टीज है, और जो पेनल्टीज हैं वो सरकार ने डर बनाया हुआ है, उस डर का फायदा आपने लेना है कि भाई तू गलती करेगा तेरे को पेनल्टी देनी पड़ेगी, तू गलती ना करे इसलिए मैं तेरे साथ हूं, मेरे को फीस दे, जो पेनल्टी से बहुत कम होगी। दैट इज द होल पॉइंट। अब जो अभी तक हमने जो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम को पढ़ा है, इसको अब हम पूरी तरह से एक बार टेस्टिफाई कर लेते हैं, एक बार जो बची हुई स्लाइड है उसके एमसीक्यूज भी हम कर लेते हैं। इसमें हमने अभी तक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो पढ़ा था उसको भी टच कर लेते हैं, पीछे जो करा था। सो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हु पेज जीएसटी टू द गवर्नमेंट? जीएसटी गवर्नमेंट को कौन जमा कराता है बच्चे इसमें? सर बी ऑप्शन है सर, जो मतलब कि रिसिप्टेंट। जो रिसिपिएंट है वो जमा कराए। ठीक है जी, नॉर्मल कोर्स में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर कराता है और इस यस केस में सर। रिसिपिएंट कराएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट जो सवाल है दैट इज लीगल सर्विस प्रोवाइडर। लीगल सर्विसेज, डी ऑप्शन सर। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट फॉल अंडर? सर बी ऑप्शन लग रहा है। सर रिवर्स सी चार्ज सर। ऑप्शन। सर सी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन सर। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। सर सी। सी गलत है, एग्जेम्प्ट नहीं होता। सर बी ऑप्शन आऊंगा, रिजर्व सर रिवर्स रिवर्स। चार्ज है। बी फॉर हाँ बॉम्बे, जी। ये ठीक है। बी बी फॉर बॉम्बे जीरो रेटेड नहीं होता बच्चे, लीगल सर्विसेज इज नॉट जीरो रेटेड, और फॉरवर्ड में भी नहीं आता। बड़े अच्छे से बताया था आपको मैंने कि ये जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है। एक जीटीए का बताया था, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, और दूसरा ये लीगल सर्विसेज का बताया था। इसके अलावा भी दो तीन जो है वो और निकल के आई थी, जैसे आर्बिट्रल सर्विसेज जो थी। आर्बिट्रल सर्विसेज के बाद चौथी जो थी वो डायरेक्टर, अगर आप किसी कंपनी में है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो भी जो है इट वाज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक ब्लॉक्ड सर्विसेज होती है, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है आपको, बट यस्टरडे आई सेंट अ वीडियो टू यू, देखा था?
यस सर। नहीं देखा? यस सर, देखा था। हाँ जी, क्या था उसमें, समझ में आया? आई थिंक बहुत आसान भाषा में समझाता है वो बंदा। So we'll be talking about that blocked services most likely in our next class कि blocked services क्या होती हैं। आपको हर चीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। मींस ये नहीं है कि आपने कुछ भी खरीद लिया जिसके ऊपर जीएसटी पे किया है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिल जाएगा। कई चीजें हैं ऐसी जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको ब्लॉक्ड है। ठीक है जी। Now under section 9 subsection 5 e-commerce operators are liable to pay GST on which of the following? ई-कॉमर्स ऑपरेटर की सर लायबिलिटी सर आ ऑप्शन जाती ए है। आएगा, पैसेंजर। पैसेंजर ऑप्शन ऑप्शन ए परफेक्ट है ए एकदम। आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए है। जीरो रेटेड सप्लाईज अलाउ, इसका कौन सा ऑप्शन होएगा चारों में से, ए बी सी डी? सर बी ऑप्शन आएगा, आईटीसी सर क्लेम एंड रिफंड। सर बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। यस सर। कौन है जो जवाब दे रहा है? मैं एक्चुअली ये एट अ टाइम या अपनी वीडियो वो देख सकता हूँ प्रेजेंटेशन, या हु इज आंसरिंग? एक ही आवाज आ रही है एक ही तरह की। यस अमनदीप सर, मैं दे रही थी। आप यस मैं सर। कौन अमनदीप भी हाँ जी सर। आज फुल फॉर्म में बैटिंग हो रही है अमनदीप। गुड, कीप इट अप। नाउ जीरो रेटेड सप्लाईज जो है इसका क्या बी ऑप्शन आपने बताया? बी आईटीसी क्लेम ऑप्शन आएगा एंड सर, आईटीसी क्लेम रिफंड। एंड रिफंड मींस आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं और आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्लेम करने के लिए एडजस्ट तो कर नहीं सकते। एडजस्ट क्यों नहीं कर रिफंड सकते? मिल जाएगा। एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते? व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम एडजस्टमेंट? लाइबिलिटी नहीं बनती जब एक्सपोर्ट कर देते हो। जीरो रेटेड सप्लाईज का मतलब है एक्सपोर्ट हो रही है, हिंदुस्तान से बाहर जा रही है, या फिर आपकी कहाँ SCZ जा, में। या एसईजेड में जा रही है। दोनों ही जगह पे आप जो है जीएसटी इनवॉइस जीएसटी का रेट लगाते हो जीरो, इसलिए जीरो रेटेड सप्लाईज है। अब आप जीएसटी अपने कस्टमर से तो रिकवर कर नहीं रहे हो, तो आपको जो यस सर। आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका रिफंड देने के अलावा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो वो रिफंड सरकार आपको दे देगी। Which of the ओके following सर। is not eligible for composition levy scheme? ऑप्शन ए सर, बी ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग सर। ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम वाला आएगा सर। किसी और को भी जवाब देने दे बच्चे, अब अगला नहीं देना तुम्हें। In a mixed supply, the GST rate apply is, हाँ जी, anybody other than Amandeep? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सर। C option, good. सर सी ऑप्शन। Highest rate among items. इससे रुका नहीं गया, फिर बोल पड़ी है। ठीक है जी, थैंक यू, गुड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सप्लाई ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। नॉट दिस टाइम टर्न्स आउट टू बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। Now, time of supply is the point at which a taxpayer becomes liable to pay GST. It's a crucial concept as it determines when a supply is considered to have taken place for the purpose of tax calculation. टैक्स कैलकुलेट कब करना है और उसकी जमा कराने की डेट जो है वो कब आती है। तो जनरली ये मंथ एंड पे ही क्रूशियल हुआ। अगर मंथ के बीच में हो रहा है तो उसी महीने की टैक्स लायबिलिटी है, तो जब भी उस महीने की टैक्स लायबिलिटी कंपाइल करेंगे उस टाइम जमा करा देंगे। बॉर्डर जो होगा, जो 30 तारीख की इनवॉइसेस होएंगी, उस पे जो है दिस टर्न्स आउट टू बी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। उस वजह से सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, the time of supply of goods shall be the earliest of the following two dates. अब हम पहले बात कर रहे हैं वो गुड्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम सर्विसेज की बात करेंगे। तो गुड्स के केस में अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू डेट्स, कौन सी दो डेट्स हैं बच्चे वो ध्यान रखने वाली? दिस
The time of the supply is earliest of the date of issue of the invoice by the supplier. जब सप्लायर ने इनवॉइस बना दी वो वाली डेट, या फिर the last date on which the supplier is required to issue the invoice under section 31. अब ये जो कंसेप्ट है ना बच्चे, ये आपने खाली इसी में से देखना है, कई जगह पर और है, और इसको बेटर वे में एक्सप्लेन करने के चक्कर में किसी ने कंफ्यूज कर दिया है, हो सकता है किसी ने बेटर वे में समझा भी दिया हो, बट यहाँ हम डायलॉग मोड में समझ रहे हैं तो सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो यहीं पे क्लैरिफाई करके ही हम उठेंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं। तो दो डेट्स है हमारी, एक तो है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, जब सप्लायर ने इनवॉइस बना दी वो वाली डेट, अर्लीस्ट ऑफ द टू है ये, द टाइम ऑफ सप्लाई इज द अर्लीस्ट ऑफ द टू। ये टू कौन सी, पहली द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, जिस दिन इनवॉइस बना दी वो वाली डेट, और दूसरा द लास्ट डेट ऑन विच द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस, जब तक उसको वो इनवॉइस बना देनी चाहिए थी, दोनों में से कोई भी एक डेट। अब इसमें क्या स्टोरी है बच्चे, ये वाली मेन है कि लास्ट डेट ऑन विच द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, ये कौन सी डेट हुई। The rule is the time of supply is earliest of the date of issue of the invoice by the supplier or the last date on which the supplier is required to issue the invoice under section 31. अब last date क्या है, section 31 of the CGST mandates that a tax invoice for the supply of goods must be issued on or before the date of removal of goods for supply to the recipient. मीन्स आपके वेयर हाउस से गुड्स रिमूव जिस दिन हुए हैं उसी दिन जो है आपकी इनवॉइस बन जानी चाहिए। अगर उस दिन आपकी इनवॉइस नहीं बनी तो यानी कि आपकी इनवॉइस ना बनाने की आपको पेनल्टी पड़ेगी। तो आपने, ऐसा हो सकता है कि आपकी मान लीजिए कि जो है टायर्स का डिपो है, ठीक है जी, टायर्स का आपका डिपो है, आप किसी कंपनी में है, उनका डिपो जो है वो ये है, और आपके पड़ोस में ही जो है एक टायर की दुकान है। इधर वो जो है आपको फोन करता है, आप डिपो में जो है वो कमर्शियल हेड है, आपने कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए, उन्होंने आपको नौकरी पे रख लिया, आपको फोन आता है कि भाई मेरे को जो है 2 ट्रक के टायर भेज दे। आपने 2 ट्रक के टायर जो है अपनी लेबर को बोला, वो 2 टायर रेड़ के इसकी दुकान पे छोड़ आया, ठीक है जी। इनवॉइस आपने अभी बनाई नहीं इसकी, इनवॉइस आप इसकी कहते हो कि शाम को बनाएंगे, क्योंकि ये एक एक दो दो करके टायर मंगाता रहता है, शाम को पता चलता है 18 टायर की इनवॉइस इसकी आपने इकट्ठी बना दी, क्योंकि इसने सारे दिन में 9 बार टायर मंगाए और दो दो करके ही मंगाए, तो आपने शाम को इसकी 18 टायरों की इकट्ठी इनवॉइस बना दी, या 18 टायरों की आपने 6-6 करके 3 इनवॉइसेस बना दी। आपने दो दो टायरों को रोज, मतलब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि उठ के 2 टायरों की इनवॉइस बना रहे हो, कहीं किसी काम में फंसे हुए थे, आपने कर दिया। तो ये 18 टायरों की इनवॉइस जो है, क्योंकि आज आपने गुड्स जो है वो इनको दे दिए हैं, हर हाल में आज ही बननी चाहिए। इसकी इनवॉइस अगर कल बनी, आप शाम को जो है अचानक से आपको फोन आ गया, आप उठ के चले गए, ये 18 टायर जो है अनइनवॉइस्ड रह गए। एक तरफ तो आपको बच्चे अपनी कंपनी में लायबिलिटी आएगी कि तुमने जो है माल बिना इनवॉइस किए कैसे दे दिया, बट जीएसटी वाले जो हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे कि आपने ये जो है ये 20 तारीख को इनवॉइस ना बना के 21 को कैसे बनाई। आपकी ये अगर ये 20th को डिलीवरी हुई है तो इनवॉइस की जो ये डेट है, लास्ट डेट ऑन विच द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, दैट इज 20th ओनली। जिस दिन आपने डिलीवर किया, दैट इज योर लास्ट डे टू इनवॉइस ऑल्सो। अब ये भी हो सकता था कि आपने इनवॉइस जो है इसकी 19 तारीख को ही बना दी थी, 19th को ही बना दी थी। अगर आपने इनवॉइस 19th को बना दी है तो अर्लियर डेट कौन सी होगी, डेट ऑफ इशू ऑफ द इनवॉइस बाय द सप्लायर। आपने टायर डिलीवर 20th को की है, मगर इनवॉइस जो है वो आपने 19th की बना दी थी।
अगर आपने इनवॉइस 19th को बनाई थी तो डेट ये वाली जो ये रूल क्या है, द टाइम ऑफ सप्लाई इज द अर्लीस्ट ऑफ द टू। तो पहले केस में जो है अगर आपने इनवॉइस 19 को बना दी थी तो 19th विल बी कंसिडर्ड एज कि आपकी जो है वो डेट ऑफ इनवॉइस है। आपने माल इनवॉइस 19 को बना दी, गुड्स 20th को डिलीवर किए, तो आपकी मानी कौन सी डेट कौन सी मानी जाएगी कि आपकी जो है टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई विल बी कंसिडर्ड एज 19th, क्योंकि आपने इनवॉइस 19th को बना दी थी, डिलीवर आपने 20th को किया है। दूसरे केस में आपने डिलीवर 20th को किया, इनवॉइस बनाना भूल के चले गए क्योंकि आपके घर से फोन आ गया, अब आपने अगले दिन आके 21st को इनवॉइस बनाई, अब इनवॉइस बनाई है 21st को, गुड्स डिलीवर कर दिए थे 20th को, तो अब कौन सी डेट मानेंगे? आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी मानी जाएगी? will it be 20th or it will be 21st? It will be 21st. 20th. Time of supply will be 20th, not 21st. आपने इनवॉइस 21st को बनाई है, बट आपका जो है वो सेकंड पॉइंट पर आ जाएगा। अब ये डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं आएगी, अब आ जाएगी लास्ट डेट ऑन विच द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। आपको सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस किस दिन बना देनी चाहिए थी? आपको इनवॉइस हर हालत में 20 को बना देनी चाहिए थी। ये आपकी गलती हुई है कि इनवॉइस 21 को बनी है। आपकी गलती की वजह से जो है वो जीएसटी एक दिन से लेट आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं मानेगा। आपको इनवॉइस 20 को ही बना देनी चाहिए थी, इसलिए आपकी जो ये डेट है, दिस डेट विल बी 20th। ये आपकी डेट 20th है। डिलीवरी आपने जो है वो मतलब इनवॉइस आपने जरूर 21st को बनाई, बट इनवॉइस कायदे से बन जो है वो 20 को ही जानी चाहिए। तो आपको दो डेट्स कौन सी देखनी है? एक तो जिस दिन आपने इनवॉइस बनाई वो डेट, या फिर जिस दिन इनवॉइस बन जानी चाहिए थी वो डेट। दोनों में से जोन सी भी अर्लियर है वो वाली डेट जो है दैट इज कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स व्हेन द गुड्स आर बीइंग सोल्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इस पॉइंट पे किसी को डाउट? एक एग्जांपल के साथ फिर एक बार समझ लेते हैं बच्चे। एग्जांपल से समझ में आ गया बहुत अच्छा, नहीं तो वापस जाऊंगा एक बार समझाने के लिए। सिनेरियो 1 जो है, ये सब कुछ मिटा के जो दुनिया भर का इसमें लिखा हुआ है उसके बाद समझते हैं। Supplier issues the invoice on 8th October 2025. डेट ऑफ इनवॉइस 8 अक्टूबर है, लास्ट डेट फॉर इनवॉइस जो है वो 10 अक्टूबर। टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा इसमें? मींस सप्लायर ने इशू करी है इनवॉइस 8 अक्टूबर को, आखिरी दिन जिस दिन वो इनवॉइस बना सकता था वो 10 अक्टूबर है। तो ये इस केस में जो है टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 8th अक्टूबर। ये 10 अक्टूबर जो है लास्ट डेट फॉर इनवॉइस कैसे मानी जाएगी कि दिस इज द लास्ट डेट फॉर इनवॉइसिंग? इसने ऐसा क्या किया होगा कि ये लास्ट डेट जो है फॉर इनवॉइस 10th अक्टूबर दिख रही है? सर अगर 11 अक्टूबर को इसने इनवाइस बनाया हो। हाँ जी, इसने 10th अक्टूबर को बच्चे इसको गुड्स जो है रिमूव कर दिया अपने वेयर हाउस से डिलीवरी करने के लिए। तो जिस दिन आपने अपने गुड्स जो है वो डिस्पैच कर दिए वो वाली डेट आपकी लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग भी है। आपके गुड्स जो है वो बिना इनवॉइस किए, सेम डे इनवॉइस के आप गुड्स रिमूव नहीं कर सकते। जिस दिन आपने गुड्स रिमूव करे हैं वेयर हाउस से उसी दिन आपकी इनवॉइसिंग हो जानी चाहिए। ये रूल है हमारा। ये भी रूल है कि बिना इनवॉइस किए आपके गुड्स वेयर हाउस से बाहर नहीं निकलेंगे। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था वो ये लिया था कि अड़ोस पड़ोस में बाजू बाजू में दुकान है तो आपने उठा के उधर दे दिए थे। अगर रास्ते में आपके गुड्स जा रहे हैं और बिना इनवॉइस के जा रहे हैं तो रास्ते में जीएसटी अथॉरिटीज उसको जब्त कर लेंगी अगर इनवॉइस साथ नहीं लगी हुई है। तो आपकी लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग जो परमिटेड है वो ये है कि जिस दिन आपने
गुड्स मूव कर दिए हैं जाने के लिए, दैट शुड accompany दी इनवॉइस कॉपी। बिना इनवॉइस कॉपी के गुड्स नहीं जाएंगे। ये तो आपकी दीवारें सेम थी ना कि यहां से यहां जाने में रास्ते में जीएसटी कहां से देना पड़ेगा, मतलब कौन आएगा चेक करने के लिए। इसलिए आपके साथ ये कर दिया गया था कि चल कल कर लियो या शाम को इकट्ठी कर देंगे, बट ऐसा रूल नहीं है कि शाम को कर देंगे। आपका जब गुड्स मूव हो रही है तो इट शुड गो विद इनवॉइस। अब इनवॉइस जो है वो आज की डेट की हो या आज से 2 दिन पहले की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला। सिनेरियो 2 पर आते हैं, यहां पर ज्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए। सप्लायर इशूड इनवॉइस ऑन 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को इनवॉइस बना दी है। डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो 12 अक्टूबर हो गई। लास्ट डेट फॉर इनवॉइसिंग जो थी वो 10 अक्टूबर थी। लास्ट डेट फॉर इनवॉइसिंग 10 अक्टूबर क्यों थी? यही वही पड़ोस वाला केस, बाजू में दुकान थी, वहां 10 अक्टूबर को जो है वो गुड्स पहुंचा दिए थे कि ये ले भाई रख ले, अभी इनवॉइस आती है। इनवॉइस आई ही नहीं क्योंकि मैं कमर्शियल ऑफिसर था, मेरे को वही छींके आ रही थी, मैं उठ के घर चला गया बीमार होके, हालत ही खराब हो गई। तो 2 दिन बाद आया, एक दिन बीच में छुट्टी करी, या अगले दिन संडे था, मंडे को आ गया। 12 अक्टूबर को याद आया, कॉपी पे लिखा हुआ था कि इनवॉइस नहीं बनाई हुई, इनवॉइस बना दी। तो इनवॉइस की तारीख 12 अक्टूबर हो गई, मगर इनवॉइस बन किस दिन जानी चाहिए थी? 10 अक्टूबर को गुड्स गए हैं तो 10 तारीख को इनवॉइस बन जानी चाहिए थी। तो जो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी 10th अक्टूबर। ठीक है बच्चे? यस सर। तो ये थ्योरी है, ये कंसेप्ट थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये थ्योरी है जो मैंने याद कराई आपको। प्रैक्टिकली जब आप पहुंच जाओगे वहां पर तो यहाँ इन चीजों का हिसाब किताब नहीं रखोगे कि 10 को इनवॉइस बन जानी चाहिए थी, 12 को बनी, ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि 10 को आपने माल बेच दिया, दस्ती बेच दिया, तो आप दिखाओगे कि 12 को ही बेचा है। बट रूल्स आर दिस इज दी रूल बुक। तो रूल बुक याद करनी है आपने। प्रैक्टिकल तो आप इतने समझदार हो, अपने आप आ जाएगा। चलें आगे। यस सर। तो पॉइंट इसमें अपने को जो याद रखने वाला है, समझने वाला है, वो यही है, द लास्ट डेट ऑन विच द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। और सेक्शन 31 आगे क्या कह रहा है? इट मैंडेट्स, मैंडेट्स का मतलब होता है कंपल्सरी करना। सीजीएसटी एक्ट मैंडेट्स, it makes compulsory that a tax invoice for the supply of goods must be issued on or before the date of removal of the goods for supply to the recipient। जिस दिन गुड्स जो है वो रिमूव कर रहा है सप्लाई के लिए, उस दिन उसकी इनवॉइस उसी तारीख में बन जानी चाहिए या उससे किसी पहली तारीख में बनी हुई होनी चाहिए। चले जी आगे। यस सर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब ये सर्विसेज की आ जाती है कि सर्विसेज में क्या है। सर्विसेज में एक कंसेप्ट बच्चे, ये थोड़ा सा जागने वाली बात है। यहाँ एक्चुअली हम जो भूलते हैं वो, अब मटेरियल का तो नहीं भूलेंगे, गुड्स का तो नहीं भूलेंगे, बट सर्विसेज का कंसेप्ट साथ में आ गया तो उसके साथ उसको कंफ्यूज ना कर दें। यहाँ पर जो है एक एडिशनल पॉइंट आ जाता है, दैट इज the date on which supplier receives the payment for supply is compared with। यहाँ पर जो है अब पेमेंट का भी कंसेप्ट आ गया। गुड्स में पेमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं। गुड्स में जो है आपको अगर एडवांस में कोई पेमेंट दे गया, जैसे ये टायर खरीदे थे तो टायर के लिए हमने जो तारीख मानी थी वो मान लीजिए 10 मानी हुई थी या 11 मानी हुई थी, और पेमेंट अपने को कोई 8th को भी दे गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक गुड्स की सप्लाई नहीं होती है, इनवॉइस नहीं बनती है, या गुड्स जो है उसकी इनवॉइस की डेट जो है वो नहीं आ जाती है, कंपलसरी इनवॉइस डेट जो है वो नहीं आ जाती है। वहीं पे दो पे कंपैरिजन करना है। इनवॉइस
मतलब गुड्स की पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, सर्विसेज की पेमेंट भी इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज में आपको जो है वो एडवांस पेमेंट मिल सकती है कि भाई मेरे लिए ये नक्शा बनाना है घर का, तो ये ले, मेरे को 1 लाख रुपए तेरे को दे रहा हूँ, तेरी फीस जो है वो 3 लाख रुपए है नक्शा बनाने की, 1 लाख रुपए तू आज ले ले, उसके बाद जिस दिन नक्शा बना के दे देगा उस दिन बचे हुए 2 लाख तेरे को दे दूंगा। यहाँ पर सर्विसेज में इस टाइप से होता है। तो पहला 1 लाख जो है, जब आपको पेमेंट एडवांस में रिसीव हुई है, आप जो है पार्शियल सर्विसेज उसी टाइम दिखा दोगे कि हाँ जी हो गई, पार्शियल सर्विसेज स्टैंड डिलीवर्ड, या डिलीवर्ड नहीं, आपके लिए वो जीएसटी का ट्रिगर आ गया कि भाई जीएसटी इस 1 लाख रुपए के ऊपर जिस दिन आपको वो पेमेंट मिल गई है उसका जीएसटी जमा होना। आप जीएसटी इनवॉइस पहले 1 लाख की भी बनाओगे और उसके बाद बचे हुए 2 लाख की जो है, जब वो 2 लाख रुपए मिलेंगे उसकी जीएसटी की कलेक्शन जो है, जीएसटी रिकवरी उस हिसाब से होगी, उसकी जीएसटी की पेमेंट गवर्नमेंट को उस हिसाब से होगी। जिस्ट जो है वो इस पॉइंट का ये है। थोड़ा सा डेप्थ के साथ समझ लेते हैं, जो हमारे पास 5 मिनट बचे हुए हैं, ये अच्छे से समझना है ये वाला पॉइंट भी। The date on which supplier receives the payment for supply is compared with, मतलब जो आपको पेमेंट मिली है सप्लायर से उसको कंपेयर करना है किससे, the date of issue of invoice by supplier and the last date on which the supplier is required to issue the invoice under section 31 and the earliest of the above 3 dates is considered to be the time of supply। अब इन तीनों में मींस ये जो आपकी पहली बी है, द डेट ऑफ इशू ऑफ द इनवॉइस, ये वैसे ही होगी जैसे गुड सप्लायर के केस में थी। लाइकवाइज द लास्ट डेट ऑन विच द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, ये भी वैसे ही होगी कि आपकी जो है लास्ट डेट जो है सप्लायर की जो है वो भी आपने निकाल दी कि ये कौन सी होनी चाहिए। एंड अब इन तीनों डेट्स में मींस एक तो हो गई, पहली तो हो गई पेमेंट की डेट, दूसरी आपकी हो गई इनवॉइस की डेट कि आपने सर्विसेज की इनवॉइस कब करी, और तीसरी जो है वो हो गई आपकी कि किस दिन आपको वो इनवॉइस कर देनी चाहिए थी, मींस मैक्सिमम इनवॉइस टाइमिंग क्या था। अब ये जो थर्ड है बच्चे, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ के आएंगे अगली बार ये समझने के लिए कि ये मस्ट इनवॉइस डेट क्या है, कि किस दिन तक आपकी इनवॉइस सर्विसेज में हो जानी चाहिए। गुड्स में तो मस्ट इनवॉइस डेट थी कि जिस दिन आपने जो गुड्स है वो डिस्पैच कर दिए, जिस दिन आपने गुड्स जो है वो अपने वेयर हाउस से रिमूव कर दिए, दैट वाज योर मस्ट इनवॉइस डेट, उस दिन आपकी इनवॉइस हो जानी चाहिए थी। सर्विसेज के केस में मस्ट इनवॉइस डेट क्या है, दैट इज योर रिसर्च पॉइंट। इसके लिए किताबें खोलनी पड़ेंगी, वो किताबें खोल के ढूंढना, कोशिश करना, थोड़ा सा किताब पढ़ना, 4 पॉइंट्स और भी समझ में आएंगे इसी चैप्टर के। अगर शॉर्टकट आता है तो वो तो आता ही है, तो 2 मिनट लगोगे गूगल पे लिखोगे वो आंसर तुरंत दे देगा, बट आई विल सजेस्ट कि उसको अवॉइड करना। 3-4 पॉइंट्स और इसमें समझ में आएंगे, कोई जरूरी नहीं है अभी करना है। अगली क्लास हमारी जो है वो कई वेडनेसडे को होएगी, तो वेडनेसडे से पहले आपके पास पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा सारा मटेरियल मिल जाएगा अगर किताब में से। ठीक है जी, तो ये आपकी इन 3 डेट्स में कंपैरिजन करना है आपने, पेमेंट डेट, इनवॉइस डेट और इनवॉइस के साथ मस्ट इनवॉइस डेट की इस दिन तक तो इनवॉइस हो ही जानी चाहिए थी। इन तीनों में से जो भी अर्लियस्ट वन होएगी वो आपकी जो है वो सप्लाई डेट मानी जाएगी, मींस टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। द रूल स्पेसिफिकली डू अच्छा, अब इसमें एक सब रूल है इसका। सब रूल क्या है, मतलब सब रूल है पेमेंट के लिए बच्चे, ये भी ध्यान देने वाला है, क्योंकि आप जो है फाइनेंस पढ़ रहे हो तो फाइनेंस में बैंकिंग चीजें वगैरह भी आ जाती हैं, तो ये भी ध्यान देनी है आपने। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट वो कौन सी डेट मानी जाती है कि पेमेंट जो है वो रिसीव किस दिन हुई। द डेट ऑफ पेमेंट इज determined as the earliest of the date on which the payment is entered in the supplier's books of account। जो सप्लायर था मींस आप ही सप्लायर हो, आपको पेमेंट मिलनी है, तो आपकी बुक्स में पेमेंट किस दिन आपने एंटर करी, मींस जब आपको चेक मिला आपने वो चेक की डेट एंटर कर ली होगी, मींस आपको आज जो है अगर कोई पेमेंट कर गया, आज की तारीख जो है 9 अगस्त है, तो आपने अगर बुक्स में अपनी 9 अगस्त की एंट्री कर ली कि हाँ जी 9 अगस्त को बुक पेमेंट मिल गई, 9 को आप करोगे नहीं, संडे है मंडे को करोगे, आपने 10 अगस्त को जो है वो एंट्री कर ली
कि हाँ जी 10 अगस्त को कोई मेरे को पेमेंट कर गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप अपना वो चेक जो है बैंक में जमा कराओगे, बैंक में वो क्रेडिट जो है आपको 11 तारीख को मिल जाएगा। आपकी वो है बुक्स में जो है आपने 10 अगस्त की एंट्री करी हुई है, तो आपकी जो पेमेंट है वो दिखेगी कि 10 अगस्त को आ गई। बट आपका अकाउंटेंट जो है वो एंट्री करनी भूल गया, उसने एंट्री करी जो है वो मंथ एंड हो गया, मंथ एंड और चेक जमा करा दिया था, चेक जमा करा दिया था, तो 11 अगस्त को जो है वो बुक्स आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो गया कि 11 को आपका बैंक क्रेडिट हो गया। आपने फलानी मतलब अगले महीने 1 सितंबर या 2 सितंबर को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया, बीआरएस बनाया, उस टाइम आपने उसकी एंट्री 2 सितंबर में करी कि 2 सितंबर में बैंक रिको के बेसिस पे आपने एंट्री करी कि ये पेमेंट मैंने रिसीव करी है। तो इसकी जो पेमेंट की डेट है वो क्या मानी जाएगी? इसकी पेमेंट की डेट मानी जाएगी the date of receipt of payment is determined at the earliest of, दोनों में से सबसे पहले जो एंट्री हुई है कहां पे, the date on which the payment is entered in the supplier books of accounts। अगर पेमेंट की एंट्री 10 अगस्त को कर दी और तो 10 अगस्त अर्लीस्ट हो गई। दूसरी कौन सी है? द डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिट टू सप्लायर्स बैंक अकाउंट। मेरी बैंक स्टेटमेंट में किस दिन रिफ्लेक्ट करी? मेरी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करी 11 अगस्त को, तो 10 और 11 में से 10 पहले है तो 10 तारीख पेमेंट की डेट मान ली जाएगी। अगर ये 10 को एंट्री करना भूल गया, इसने एंट्री करी 2 सितंबर को बीआरएस बनाते हुए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए, और बैंक स्टेटमेंट में ये रिफ्लेक्ट 11 को हो गई, तो 11 अगस्त और 2 सितंबर में से अर्लियर वर्क कौन सी है? 11 अगस्त अर्लियर है, तो 11 अगस्त जो है इस केस में आपकी बैंक की मतलब पेमेंट की जो डेट है वो मान ली जाएगी। यानी कि आपकी डेट जो है रिसीट ऑफ पेमेंट अर्लीस्ट है, उसमें से वो 11 अगस्त डेट है, तो वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा कि 11 अगस्त को सर्विसेज आपने सप्लाई कर दी। ठीक है जी, इज इट क्लियर? यस सर। ये आपकी एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है अगर तो आपने इनवॉइस बनाई है, इनवॉइस की डेट जो है उसकी क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा और यहां से हम शुरू करेंगे अगली क्लास में और इसको कंक्लूड करेंगे। आपका बेसिक रिसर्च जो है वो ये है कि आपकी जो है मस्ट सप्लाई मस्ट इनवॉइस डेट कौन सी है वो आपने ढूंढ के आना है अगली क्लास के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वी क्लोज हियर। आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो शुरू होने के लिए तैयार होएगी। थैंक यू, थैंक्स एंड सी यू नेक्स्ट Thank you, वीक। sir. ओके, बाय बाय। Thank you, sir.